द्रव्यमान यम1 का एक कण v1 वेग से चल रहा है और द्रव्यमान यम2 का दूसरा कण v2 वेग से आगे बढ़ रहा है। दोनों की संवेग समान है, लेकिन उनकी गतिज ऊर्जा क्रमशः E1 और E2 है। यदि यम1 का मान यम2 से बड़ा है तो देखिए कौन सा संबंध सही है। देखिए हम एक संबंध पढ़े हैं गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच में, k बराबर पी स्क्वायर बटे के 2m, k बराबर पी स्क्वायर बटे के 2m। देखिए यहाँ पे जो k है वह m के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब कि यदि m1 का मान यदि m2 से ज़्यादा है तो यहाँ पे k2 का मान k1 से ज़्यादा होगा, मतलब डी वाला आंसर सही होगा। देखिए आयाम, इस आयत का आयाम दिखाने के लिए इस प्रकार दिखाते हैं आयाम को। देखिए 8 mm ऊपर लिखे हैं और ये जो लाइन होती है यह B2 प्रकार की लाइन होती है। दिए गए ग्राफ पर कौन सा बिंदु दर्शाता है कि पदार्थ उबलना शुरू हो गया है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि बर्फ़ है, सॉलिड स्टेट में है। अब देखिए यहाँ पे 0 सेल्सियस आएगा, मतलब कि बर्फ़ जो है पानी के रूप में पिघलना शुरू कर देगा ए और बी के बीच में। अब देखिए यहाँ पे लिक्विड हो जाएगा। अब देखिए और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 100 सेल्सियस देंगे। देखिए सी से डी तक जो लिक्विड है वह वाष्प के रूप में बनना शुरू हो जाएगा। मतलब कि जैसे जो पदार्थ है वह उबलना शुरू कर देता है। देखिए यह गैस स्टेट है, मतलब कि सी से उबलना शुरू करेगा और आगे तक उबलेगा। निम्नलिखित में से कौन धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उदाहरण नहीं है। देखिए बल्ब भी ऊष्मीय प्रभाव का उदाहरण है, क्योंकि बल्ब में धारा देते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। और देखिए विद्युत इस्त्री भी है, बिजली की केतली भी, पंखा का चलना ऊष्मीय प्रभाव आधारित नहीं है, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के सिद्धांत पे काम करता है। स्थिर शक्ति देने वाली मशीन के द्वारा एक पिंड को सरल रेखा के अनुदिश चलाया जाता है। समय स्मॉल टी में पिंड द्वारा चली गई दूरी अनुक्रमानुपाती है। देखिए पावर का बीमीय सूत्र होता है mL² T/-3। और देखिए यह कांस्टेंट है, यह जब कांस्टेंट है तो देखिए यहाँ से L² T/-3 भी कांस्टेंट होगा। और देखिए यहाँ से L बराबर हो जाएगा 3/2, L प्रोपोर्शनल होगा T के पावर 3/2, मतलब कि जो दूरी होगा वह समय के 3/2 पावर के अनुक्रमानुपाती होगी, यानी 20 सही हो जाएगा। एक अच्छे हीटर के साथ उपयोग किए जाने पर एक फ्यूज तार बार बार जल जाता है। फ्यूज तार का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। देखिए हम जानते हैं कि होता है H बराबर I² RT, मतलब कि जो हीट होता है वो रेजिस्टेंस के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि यदि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो मतलब कि तार जल्दी पिघलेगा, इसलिए रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। और रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हमको जो लंबाई है उसको घटाना पड़ेगा, यानी कम लंबाई का तार लेना पड़ेगा। एक बर्तन में विशिष्ट गुरुत्व an oil of specific gravity 0.9 is contained in a vessel at a point. The height of oil is 40 मीटर. Find the corresponding height of water at the point. देखिए हम जानते हैं कि दाब का फार्मूला P का फार्मूला होता है रो इंटू जी इंटू एच। देखिए दाब तो कांस्टेंट होगा और देखिए जो G होगा यह भी कांस्टेंट होगा, अतः यहाँ से हम बोल सकते हैं रो और H जो होगा वह कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं रो1 H1 बराबर रो2 H2। देखिए एक 0.9 सेंटीमीटर वाला डेंसिटी वाला तेल, देखिए उसकी ऊंचाई जो है कि 40 मीटर है, यानी 0.9 गुणे के 40 बराबर H2 गुणे के 1, क्योंकि जो पानी होता है उसका विशिष्ट गुरुत्व 1 होता है। तो यहाँ से H2 का मान 36 मीटर होगा, यानी कि जो पानी होगा वह 36 मीटर ऊंचाई तक चढ़ेगा।
रिवर्सिबल मशीन की दक्षता हमेशा 50% से ज़्यादा होती है तथा इर्रिवर्सिबल मशीन की जो दक्षता होती है वो हमेशा 50% से कम होती है। एक रिवर्सिबल मशीन में और देखिए दक्षता का फार्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज बटा के वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज बटा के वेलोसिटी रेशियो, इसका मान देखिए 10.5 से ज़्यादा होगा। मतलब कि जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा वह 10.5 का गुणा यदि वोल्टेज रेस नहीं वेलोसिटी रेशियो में कर देंगे तो उससे ज़्यादा होगा। मतलब कि वेलोसिटी रेशियो के आधा से मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा होता है रिवर्सिबल मशीन में। A weight mg is suspended from a spring. The energy stored in the spring is U. The elongation in the spring is। देखिए हम जानते हैं, देखिए यहाँ पे स्प्रिंग है, इसे mg द्रव्यमान लटकाया गया है। देखिए हम जानते हैं U बराबर होता है 1/2 K इंटू एक्स स्क्वायर और K बराबर होता है बल बटा के विस्थापन, यानी K बराबर होता है F बटा के एक्स। देखिए F यहाँ पे mg है यानी mg बटा के एक्स हो जाएगा। अब देखिए इस समीकरण में इसको रख देंगे तो देखिए x बराबर आ जाएगा 2U बटा के mg, यानी ए वाला ऑप्शन सही होगा। चित्र देखिए 1.45 में 1 किलोग्राम द्रव्यमान के कण पर बल की भिन्नता को दर्शाया गया है जो मूल भाग से विरामावस्था से प्रारंभ होता है। x बराबर 2m पर कण का वेग क्या होगा। देखिए डेफिसिट द वेरिएशन ऑफ फोर्स ऑन ए पार्टिकल ऑफ 1 kg मास which it start from rest from the origin. The velocity of the particle at the x बराबर 2 मीटर will be। देखिए यहाँ पर बल और जो विस्थापन है इसमें कर्व खींचा गया है तो इसका यदि एरिया निकाल देंगे यानी एफ गुणे के एक्स कर देंगे तो कार्य मालूम चल जाएगा और इसी कार्य को जो है गतिज ऊर्जा के बराबर कर देंगे यानी 1/2 mv स्क्वायर थे और यहाँ से भी का मान निकाल लेंगे तो जो है कि वेग मालूम चल जाएगा। भी का मान 3 मीटर पर सेकेंड। एक ए नोड आकार की सीट में कितने A3 आकार के सीट उपलब्ध हैं। देखिए एक ए नोड सीट है, इसे 2 ठो A1 सीट बनेगा और फिर देखिए 2 ठो A1 सीट से 4 ठो A2 सीट बनेगा और 4 ठो A2 से फिर 8 गो A3 सीट बनेगा। देखिए इनिशियल जीरो को कभी भी सार्थक नहीं माना जाता है, चाहे वो दशमलव के बाद आए अथवा बिना दशमलव के पहले आए। तो देखिए इसमें एक ठो सार्थक अंक है, बाकी में 4 सार्थक अंक है। एक बिंदु P पथ y बराबर x स्क्वायर माइनस 4 के साथ चलता है। जब बिंदु x बराबर 1 से x बराबर 3 तक जाता है तो विस्थापन क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले इस समीकरण में x बराबर 1 रखेंगे तो देखिए x का मान 1 यानी और y का मान -3 यानी बिंदु जो होगा 1 का मान -3 आ जाएगा। और फिर देखिए x बराबर 3 रखेंगे तो देखिए y बराबर यहाँ y बराबर 5 आएगा। मतलब यहाँ का बिंदु जो होगा 3, 5 और देखिए जो विस्थापन होता है वह न्यूनतम दूरी होती है दो बिंदुओं के बीच की। तो इन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी के फार्मूला हम जानते हैं होता है कड़ी में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इससे रख देंगे तो कड़ी में 68 बोले तो 8.24 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे y बराबर x स्क्वायर के क्रमानुपाती है, मतलब कि जो गति हो रही है वो इस तरफ परवलयाकार हो रही है। वर्कशॉप में फर्श के इर्द गिर्द क्या नहीं गिरा होना चाहिए जो फिसलन का कारण बन सकता है। तो तेल अथवा ग्रीस, क्योंकि धूल, लोहे का बुरादा और लकड़ी का टुकड़ा ये सब फिसलने का कारण नहीं हो सकते हैं। यदि कोई श्रमिक मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है या बीमार है तो उसे क्या करना चाहिए।
उसे आराम करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। सवाल दिया 0 अंश सेल्सियस पर स्थित 5 ग्राम बर्फ का 40 अंश सेल्सियस ताप पर 20 ग्राम जल से भरे बीकर में गिरा दिया जाता है, मिश्रण का अंतिम ताप होगा। देखिए इसमें फार्मूला यूज नहीं करेंगे। देखिए यहाँ एक ठो बर्फ का टुकड़ा है 5 ग्राम का, जिसका टेम्परेचर 0 अंश सेल्सियस पर है, और देखिए यहाँ पे पानी है 40 अंश सेल्सियस पर, इसका द्रव्यमान 20 ग्राम है। तो देखिए पहले के देखेंगे कि पानी में टोटल कितनी एनर्जी है, उसमें ऊर्जा, तो क्यू बराबर होता है यम सी इंटू डेल्टा होता है, यानी क्यू का मान हो जाएगा 20 गुणे के 1 गुणे के 40 माइनस 0, यानी 800 कैलोरी इस जो गर्म पानी है उसमें एनर्जी है। देखिए पानी का विशिष्ट ऊष्मा जो होता है सी का मान 1 होता है। अब देखिए मतलब कि जो पानी है इतना कैलोरी ऊष्मा जब बाहर निकालेगा तो वह 0 अंश सेल्सियस के पानी में कन्वर्ट होगा। अब देखिए जो बर्फ़ है इसको पहले के 0 अंश सेल्सियस पानी में पिघलने के लिए जो ऊष्मा लगेगी वह देखिए गुप्त ऊष्मा के थ्रू निकाली जाएगी, यानी क्यू बराबर एम एल होता है, यानी क्यू का मान जो होगा 400 कैलोरी। मतलब कि देखिए यह जो पानी है यह 400 कैलोरी इस बर्फ़ को देगा, तो जो बर्फ़ है वह पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए अब ये टोटल पानी जो बनेगा उसका जो उसमें जो एनर्जी होगी वह 400 कैलोरी होगी। अब देखिए इस 400 कैलोरी की वजह से ये जो टोटल पानी है उसका टेम्परेचर कितना होगा, फिर से इसी क्यू बराबर एम सी डेल्टा टी वाले फार्मूले से निकालेंगे, यानी 400 बराबर, अब देखिए 20 और 5 दोनों 25 ग्राम, 25 गुणे के 1 गुणे के डेल्टा टी, यानी कि यहाँ से डेल्टा टी का मान जो है कि 16 अंश सेल्सियस आ जाएगा। वर्कर टू वर्कर प्रशिक्षण योजना किसके द्वारा चलाई गई है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। वर्कर टू वर्कर प्रशिक्षण योजना मिनिस्ट्री ऑफ लेबर द्वारा चलाई गई है। देखिए मोमेंटम संवेग जो होता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, बल और समय का गुणनफल को आवेग बोला जाता है, आवेग। देखिए कार्यस्थल सुरक्षा में COSSH का सही अर्थ है कंट्रोल ऑफ सबस्टेंसेस हैजार्ड्स टू हेल्थ, मतलब कि वे पदार्थ जो हेल्थ के लिए खतरनाक है उनको नियंत्रित करना है। जब एक बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता है तो इसके आयतन का लगभग कितना भाग पानी की सतह से ऊपर रहता है? 1/10वां भाग। देखिए एक बर्फ़ है जिसका जो डेंसिटी है 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, और एक तो लिक्विड है जिसका डेंसिटी 1200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, उसके अंदर डाला जाता है। तो देखिए कितना परसेंट ऊपर रहेगा, कितना परसेंट नीचे रहेगा। तो देखिए बर्फ़ का जितना हिस्सा नीचे रहेगा उसका डायरेक्टली फार्मूला एक ठो होता है कि जो बर्फ़ का जो डेंसिटी है उसको ऊपर लिखेंगे, और जो कि पानी है जो लिक्विड है उसका डेंसिटी नीचे लिखेंगे, यानी 900/1200। इसको हल कर देंगे तो देगा 75%, मतलब कि 75% नीचे रहेगा और ऊपर 25% रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत नहीं है? तो स्टेशनरी चार्ज जो होता है वह चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत नहीं होता है। कोई भी चार्ज जब गति के साथ आएगा तभी वह चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। एक छात्र पेंडुलम की आवर्तकाल 1.96 सेकंड मापता है, जबकि वास्तविक मान 2.00 है। माप में प्रतिशत त्रुटि क्या होगा? देखिए प्रतिशत त्रुटि बराबर होता है माप में परिवर्तन डेल्टा आर बटे के एक्चुअल आर, यानी कि देखिए माप में परिवर्तन जो हो रहा है वो 0.04 का हो रहा है, 2 माइनस 1.96, तथा देखिए एक्चुअल मान 2 सेकेंड है, तो इसका एरर हो जाएगा 2%।
5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 10 मीटर पर सेकंड से गतिमान है। एक बल लगाया जाता है जो 2 सेकंड में वस्तु को रोकता है। बल का आवेग क्या है? देखिए, बल का आवेग आई बराबर होता है एफ इंटू डेल्टा टी। देखिए, 10 मीटर पर सेकंड से 0 मीटर पर सेकंड, यानी इसका जो मंदन होगा वो 2 सेकंड में हो रहा है, तो मंदन इसका ए बराबर होगा 10/2 यानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए, एफ बराबर होता है यम इंटू ए, यानी 5 गुणे के ए 25 न्यूटन। और देखिए, इसमें डेल्टा टी बोले तो 2 सेकंड का गुणा कर देंगे तो 50 न्यूटन सेकंड आ जाएगा। सुरक्षा शब्दावली में एच एस ई का पूर्ण रूप है हेल्थ, सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट। हेल्थ, सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट। एक वस्तु सीधी रेखा में गति करती है, इसका विस्थापन स्मॉल एस समय स्मॉल टी से इस प्रकार संबंधित है। यस बराबर टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 मीटर। जब त्वरण शून्य होता है तो वस्तु का वेग होगा। देखिए समीकरण, पहले जो यस का एक बार अवकलन करेंगे तो वेग निकलेगा। देखिए, उसके बाद दूसरी बार जब अवकलन कर देंगे तो त्वरण निकलेगा। और देखिए, त्वरण का मान शून्य होता है, यानी ए बराबर 0, तो यहाँ से टी का मान 2 सेकेंड आएगा। और फिर इसी जो टी का मान 2 सेकेंड है उसको वेग वाले समीकरण में रख देंगे तो आ जाएगा -9 मीटर पर सेकेंड। एक लीवर का आधार एक छोर पर है। देखिए, 900 न्यूटन का भार आधार से 30 सेंटीमीटर पर है। देखिए, लीवर का बेस जो फलक्रम है एक छोर पर है। और देखिए, 900 का भार जो लगाया जा रहा है वह 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जा रहा है। एट व्हाट डिस्टेंस डज द 300 न्यूटन अटेम्प्ट हैव टू बी अप्लाइड टू द बेस। तो देखिए, मान लीजिए कि यक्स दूरी पर जो एक ही प्रयास लगाया जा रहा है ताकि यह जो सिस्टम है वह संतुलित हो। और देखिए, 300 न्यूटन का लगाया जा रहा है। देखिए, यह जो है क्लॉकवाइज तो यह एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। और हम जानते हैं कि देखिए, इन दोनों का जो गुणनफल होगा इन दोनों के गुणनफल के समान होगा, यानी 900 गुणे के 30 बराबर 300 गुणे के यक्स, यानी यक्स का बराबर हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। यानी 300 न्यूटन का बल जो है कि 90 सेंटीमीटर की दूरी पर ऊपर की साइड लगाएंगे तो जो यह सिस्टम है वह संतुलित अवस्था में रहेगा। CNC का पूर्ण रूप है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। पास्कल का नियम कहता है कि बंद द्रव पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। पास्कल का नियम यह है कि कोई स्थिर द्रव है तो किसी भी बिंदु पर उस पर जो चारों दिशाओं से जो दाब लगता है वह एक समान लगता है। पारा मरकरी Hg का निम्नलिखित में से कौन सा गुण इसे क्लिनिकली थर्मामीटर में उपयोग के लिए उपयुक्त बनाता है? इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड डज नॉट स्टिक टू ग्लास। देखिए, दूसरा चीज़ कि जो पारा होता है वो टेम्परेचर के साथ एक समान वेरिएशन को दिखाता है। मतलब कि यदि पारा को 1 अंश सेल्सियस बढ़ाएंगे तो यदि वह 1 mm चढ़ता है तो यदि 1 अंश सेल्सियस टेम्परेचर घटाएंगे तो वह 1 ही mm नीचे आएगा, न कि कम अथवा ज़्यादा। न्यूटन के गति के नियमों के अनुसार जब किसी वस्तु पर बाहरी असंतुलित बल लगाया जाता है तो उसके वेग का क्या होता है? इट चेंजेज, बदल जाता है। देखिए, असंतुलित बल यदि लगाएंगे तो देखिए उसमें गति में परिवर्तन अवश्य ही आएगा। लेकिन देखिए, यदि संतुलित बल लगाएंगे तो देखिए एफ नेट जो होगा वह 0 होगा। तो वहाँ पे जो वस्तु होगी वह स्थिर भी हो सकती है तथा गति भी हो सकती है।
मान लीजिए कि कोई वस्तु स्थिर है तो वहाँ पे संतुलित बल लगाएंगे तो स्थिर ही रहेगी। और देखिए कोई वस्तु मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रही है तो वहाँ पे मान लीजिए ऊपर 100 न्यूटन और नीचे 100 न्यूटन बल लग रहा है जो कि संतुलित बल है। अतः अभी भी यह 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती रहेगी। पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जी का मान अधिकतम होता है? तो देखिए पृथ्वी को देखिए इस प्रकार दर्शाया जाता है। यहाँ पे देखिए भूमध्य रेखा और ये देखिए इस तरह दिखाया जाता है। तो देखिए भूमध्य रेखा पे जो जी का मान होता है वह मिनिमम होता है तथा जो ध्रुव पोल होता है ऊपर वहाँ पे जी का मान मैक्सिमम होता है। जी मैक्स से याद रख सकते हैं। तीन 300 ग्राम द्रव्यमान के धातु के एक गुटके की विशिष्ट ऊष्मा धारिता ज्ञात कीजिए जिसका तापमान 12 किलो जूल ऊष्मा को अवशोषित करने पर 50 अंश सेल्सियस तक बढ़ जाता है। तो देखिए विशिष्ट ऊष्मा धारिता, विशिष्ट ऊष्मा धारिता स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला होता है C बराबर Q बटा के M इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे Q देखिए 12 किलो जूल है मतलब कि 12,000 जूल है और देखिए M का मान 300 ग्राम है और देखिए यहाँ पे डेल्टा टी का मान जो है कि 50 अंश सेल्सियस यहाँ पे है। यहाँ पे 50 अंश सेल्सियस रखा गया है। अब देखिए आपको यहाँ पे डाउट हो सकता है कि देखिए यहाँ पे आंसर तो जूल प्रति ग्राम केल्विन में दिया है लेकिन यहाँ पे अंश सेल्सियस में आप क्यों लिए हैं? तो देखिए जो डेल्टा टी है, जहाँ पर भी डेल्टा टी हो मतलब कि जो टेम्परेचर हो उनका डिफरेंस की बात हो वहाँ पर या तो केल्विन ले या तो सेल्सियस ले, दोनों समान होता है। हाँ, जहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन को नहीं लिया जाता है वहाँ पे अथवा अगर केल्विन की जगह पे सेल्सियस ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस की बात हो वहाँ पे ले सकते हैं क्योंकि देखिए इनका जो डिफरेंस होता है चाहे सेल्सियस हो चाहे केल्विन हो दोनों का समान ही होता है, एक सा होता है। इसलिए देखिए यहाँ पे सी का माना जाएगा 0.8 जूल प्रति ग्राम केल्विन। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 अंश सेल्सियस से गिराकर 3 अंश सेल्सियस कर दिया जाता है? ध्यान रखिए कि 4 अंश सेल्सियस पे जो द्रव होता है, जल होता है, उसका डेंसिटी जो होता है मैक्सिमम होता है तथा जो आयतन होता है वह मिनिमम होता है। मतलब ध्यान दीजिए 9 अंश सेल्सियस से 3 अंश सेल्सियस तक गिराया जा रहा है तो देखिए पहले मिनिमम होगा यानी पहले टेम्परेचर घटेगा उसके बाद बढ़ेगा। द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट इन द मेजरमेंट सिस्टम इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। देखिए सेंसिटिविटी का फार्मूला होता है चेंज इन आउटपुट बटे के चेंज इन इनपुट। देखिए एक ठो मतलब कि अमीटर है, दो ठो अमीटर है, काला दूसरा, और देखिए एक 5 एम्पियर की करंट को मेजर कर रहे हैं। देखिए जब 5 एम्पियर की करंट दे रहे हैं तो पहला अमीटर भी 5 एम्पियर और दूसरा अमीटर भी 5 एम्पियर मेजर कर रहा है। अब मान लीजिए कि जो करंट है उसके मान में 0.5 एम्पियर बढ़ा देते हैं यानी कि 5.5 एम्पियर देते हैं। तो देखिए पहला जो अमीटर है वह 5.4 एम्पियर माप रहा है और दूसरा जो अमीटर है वो 5.3 एम्पियर माप रहा है। तो देखिए सेंसिटिविटी किसकी सबसे ज़्यादा है? तो देखिए ये जो पहला अमीटर है उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है क्योंकि यह देखिए सबसे करीब जो है कि माप रहा है। अब देखिए फार्मूले से इसको समझते हैं। देखिए जो पहले अमीटर की सेंसिटिविटी की बात करें तो चेंज इन आउटपुट बटा के चेंज इन इनपुट। देखिए इनपुट में जो चेंज किया गया है 5.5 माइनस 5 यानी 0.5 एम्पियर तथा जो है कि पहले अमीटर में जो है कि
पहले एमीटर के आउटपुट में जो चेंज है वो 5.4 माइनस 5 यानी कि 0.4 है। देखिए 0.4 को ऊपर लिया गया है, यानी पहले एमीटर की सेंसिटिविटी 0.8 है। अब देखिए दूसरे एमीटर की सेंसिटिविटी, तो देखिए दूसरे एमीटर के आउटपुट में जो चेंजिंग आ रहा है वो 0.3 एम्पियर की आ रहा है, तथा देखिए इनपुट में जो चेंजिंग किया गया है 0.5 किया गया है, यानी 3 बटा के 0.5 यानी 0.6 सेंसिटिविटी। यानी देखिए पहला जो एमीटर है इसकी सेंसिटिविटी 0.8 और दूसरे एमीटर की सेंसिटिविटी 0.6 है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल मार्ग लंबाई है जिसे वस्तु के स्थानांतरित होने के दौरान कुल समय अंतराल द्वारा विभाजित किया जाता है, तो उसे एवरेज स्पीड बोला जाता है, क्योंकि गति क्या है, असमान है। देखिए यहाँ पे औसत वेलोसिटी नहीं बनेगा, क्योंकि औसत वेलोसिटी विस्थापन के संदर्भ में बनता, परंतु यहाँ पे लंबाई दिया है। किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा यदि मनुष्य एक पैर पर खड़ा होगा, क्योंकि P बराबर होता है F बटा के A, यानी कि जब एरिया घटाएंगे तो P का मान बढ़ेगा। तो दो पैरों से जब एक पैर पर होंगे तो एरिया का मान एक पैर वाला होगा, तो देखिए दाब भी बढ़ जाएगा। प्लांक नियतांक का सूत्र होता है, देखिए E बराबर होता है एच न्यू, यहाँ पे न्यू फ्रिक्वेंसी है, E एनर्जी है, एच प्लांक नियतांक है, तो एच बराबर E बटा के न्यू। देखिए एच का मान होता है 6.64 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। जब एक समकोण त्रिभुज अपने लंब या आधार के चारों ओर घूमता है तो कौन सा ठोस बनता है, शंकु। जब किसी वृत्त को घुमा देते हैं तो गोला बन जाता है, जब किसी आयत को घुमा देते हैं तो बेलन बन जाता है। वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट बाय अर्थवर्म। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट बाय अर्थवर्म। HAZAT हेजामत मतलब होता है हेजार्डस मटेरियल, खतरनाक सामग्री। OSHA ओसा का फुल फॉर्म है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। यल लंबाई और एच ऊंचाई के आनत तल का यांत्रिक लाभ है। देखिए इस प्रकार, देखिए मान लीजिए एच है या यल है या थीटा है, तो देखिए जो वेग वेलोसिटी रेशियो होता है वह 1 बटा के साइन थीटा होता है, यानी कि यल बटा के एच होता है। देखिए इसका वेलोसिटी रेशियो अथवा मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है 1 बटा के साइन थीटा होता है। और देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर एच बटा के यल है, तो 1 बटा के साइन थीटा यल बटा के एच होगा, तो यहाँ से यांत्रिक लाभ इसका यल बटा के एच होगा, कर्ण बटा के लंब। एक कांच का संगमरमर मार्बल एक क्षैतिज फर्श पर 3 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, यदि प्रत्यानयन गुणांक कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 0.9 है तो प्रभाव के बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी। देखिए जो मार्बल है वह H1 ऊंचाई से नीचे गिर रहा है और फिर दूसरी टक्कर में H2 ऊंचाई तक जा रहा है, तो देखिए H2 ऊंचाई का फार्मूला होता है H2 बराबर E स्क्वायर इंटू H1। E यहाँ पे प्रत्यानयन गुणांक है, तो H2 बराबर 0.9 का स्क्वायर इंटू 3, यानी कि 2.43 आ जाएगा आंसर। वह तापमान जिस पर स्थिर दाब पर ठंडी करने पर वाष्प संघनित होने लगती है कहलाता है ड्यू पॉइंट। प्रतिरोधकों के निर्माण में नाइक्रोम का उपयोग किसके कारण होता है, हाई रेजिस्टिविटी एंड लो हीट कोफिशिएंट। हाई रेजिस्टिविटी का मतलब कि यदि रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो जो हीट होता है वह बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। लो हीट कोफिशिएंट का मतलब कि उसको जो पिघलने का गुण होता है वह बहुत कम होता है, मतलब कि ज़्यादा टेम्परेचर होने के बावजूद वह पिघलता नहीं है। देखिए नाइक्रोम
निकेल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। जो और ये देखिए हीटिंग एलिमेंट है जिसको इस्त्री वगैरह हीटर वगैरह में प्रयुक्त किया जाता है। देखिए जो नाइक्रोम होता है वह बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को झेल सकता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को झेल सकता है। और दूसरा क्रोमियम जो होता है वह मतलब जंग नहीं लगने देता है। देखिए मान लीजिए दो पदार्थ हैं, एक का हीट कोफिशिएंट अल्फ़ा 1 है जो कि ज़्यादा है, दूसरे का हीट कोफिशिएंट अल्फ़ा 2 कम है। और देखिए दोनों का टेम्परेचर 50 अंश सेल्सियस बढ़ा दिया जाता है। तो देखिए जिसका मतलब कि हीट कोफिशिएंट ज़्यादा होगा वह जल्दी पिघलेगा। 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण वाला एक फ्लाई व्हील 300 आरपीएम पर घूमता है। इसमें संग्रहित गतिज ऊर्जा है। देखिए गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है के बराबर 1/2 mv² तथा घूर्णी गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 I × ओमेगा²। घूर्णी गतिज ऊर्जा मतलब कि जो किसी अक्ष के परितः घूम रही हो। अब देखिए ओमेगा के 3 फार्मूला होता है। ओमेगा बराबर 2πn, यहाँ पे n क्या है फ्रिक्वेंसी है। ओमेगा बराबर 2π/t, यहाँ पे जो t है वह आवर्तकाल है। और देखिए ओमेगा बराबर 2πn/60, यहाँ पे जो n है वह आरपीएम रोटेशन पर मिनट में स्पीड है। तो देखिए यहाँ पे दिया है फ्लाई व्हील 300 आरपीएम पर घूम रही है, अतः यहाँ से ओमेगा का मान आ जाएगा 2π × 300/60, यानी यहाँ पे ओमेगा का मान लगभग 30 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से इसको इस फार्मूला में रख देंगे तो के का मान 1800 जूल के नियर अबाउट आएगा, मतलब कि 1974 आएगा आंसर। एक वस्तु एक सीधी रेखा के अनुदिश चलती है। इसका वेग समय ग्राफ मूल बिंदु से होते हुए 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ढाल वाली सीधी रेखा है। 5वें सेकंड में तय की गई दूरी है। तो देखिए यहाँ पे 3वें सेकंड में चली गई दूरी बराबर होता है u + 1/2 a कोष्टक में 2t - 1, u + 1/2 a कोष्टक में 2t - 1, u + 1/2 a कोष्टक में 2t - 1। आंसर 27/2 मीटर आ जाएगा। मशीनिंग ड्राइंग में एक बेलनाकार सतह पर दिखाया गया नर्लिंग प्रतीक इंगित करता है डायमंड आर स्ट्रेट पैटर्न विल बी प्रेस्ड ऑनटू द सरफेस टू बेटर ग्रिप। जो रेती पे नर्लिंग की जाती है वह पकड़ को मजबूत करती है। देखिए जो इस प्रकार की नर्लिंग की जाती है इसे स्ट्रेट नर्लिंग बोला जाता है, और इस प्रकार के नर्लिंग को डायमंड नर्लिंग बोला जाता है। द सरफेस मस्ट बी पेंटेड, द सरफेस शुड बी पॉलिश्ड लाइक ए मिरर। नर्लिंग का उपयोग बेलनाकार सतह पर बेहतर पकड़ बनाने के लिए किया जाता है। डायमंड आर स्ट्रेट पैटर्न विल बी प्रेस्ड ऑनटू द सरफेस टू बेटर ग्रिप। देखिए डायमंड स्ट्रेट सतह पर चूड़ी काटना चाहिए। देखिए इसे मशीनिंग ड्राइंग में एक प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। 40 मीटर गहरी झील की तली पर दाब है। पानी का घनत्व 100 किलोग्राम/मीटर क्यूब तथा जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वायुमंडलीय दाब 1.01 × 10⁵ पास्कल। तो देखिए अब जो गहरी झील की तली है उस पर दो प्रकार का दाब लगेगा। एक तो गहराई के कारण ρgh दाब लगेगा और दूसरा वायुमंडलीय दाब Pa लगेगा। तो देखिए वायुमंडलीय दाब दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे रो का मान दिया हुआ है 1000 तथा जी का मान 10 दिया हुआ है और 40 मीटर गहराई दिया है। हल कर देंगे तो 5.01 × 10⁵ पास्कल आ जाएगा। देखिए प्रेशर एट बॉटम P टोटल, डेप्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द मिनिमम पॉइंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज
0.02 mm. The main scale denotes 31 mm and the 24th vernier partition corresponds to the division of the main scale. The text is वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक 0.02 mm है। मुख्य पैमाना 31 mm दर्शाता है और 24वां वर्नियर विभाजन मुख्य पैमाने के विभाजन से मेल खाता है। पाठ्यांक है तो देखिए रीडिंग बराबर होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग गुणे के लिस्ट काउंट। यहाँ पे लिस्ट काउंट 0.02 है और देखिए वर्नियर स्केल रीडिंग जो है कि 24 है। अब देखिए और मेन स्केल रीडिंग जो है 31 mm है तो इस फार्मूले में रख कर हल कर देंगे तो 31.48 mm आ जाएगा आंसर। वर्नियर कैलिपर रीडिंग मेन स्केल रीडिंग 31 mm। 24th वर्नियर डिवीजन कंसाइड्स विथ मेन स्केल। अब देखिए शॉर्ट एक्सप्लेनेशन मेन स्केल रीडिंग इज द वैल्यू जस्ट बिफोर द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। हियर इज 31 mm। द 24th वर्नियर डिवीजन कंसाइड्स विद द मेन स्केल सो वर्नियर रीडिंग 24 गुणे 0.02 यानी 0.48 mm। टोटल रीडिंग 31 प्लस 0.48 यानी 31.48 mm। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला सेट स्क्वायर से कोण मापा जाता है, यह गलत है। सेट स्क्वायर से सिर्फ 15 अंश के गुणज वाला कोण मापा जा सकता है, बाकी का नहीं, अतः यह गलत है। सेट स्क्वायर से 15 अंश के गुणज में कोण खींचा जा सकता है, यह बात एकदम सत्य है। देखिए दो ठो सेट स्क्वायर होते हैं, एक ठो 45 कोण वाला और एक ठो 60 अंश और 30 अंश वाला कोण वाला। देखिए ESP 46/2003 की सीमाओं की सिफारिश करता है। देखिए 20 mm सीट आकार A0 और A1 के लिए मिनी चौड़ाई और 10 mm A2, A3, A4, A5 आकार के लिए चौड़ाई। देखिए A0 और A1 सीट के बॉर्डर की चौड़ाई 20 mm। A2, A3, A4, A5 सीट की बॉर्डर की चौड़ाई 10 mm रखी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स प्रेशर। देखिए प्रेशर बराबर होता है F/A यानी न्यूटन बटा के मीटर स्क्वायर। दोनों ऊपर नीचे मीटर का गुणा कर देंगे तो जूल पर मीटर क्यूब भी हो जाएगा, यानी एनर्जी पर वॉल्यूम भी हो जाएगा। देखिए 20 mm, 10 mm, 10 mm, 10 mm। किसी घन की वास्तविक विमा 6 करोड़ में 3 है, इस घन की सममितीय विमा क्या होगी। देखिए वृत्त का आइसोमेट्रिक व्यू जो होता है दीर्घवृत्त होता है, वर्ग का आइसोमेट्रिक व्यू समचतुर्भुज होता है, आयत का आइसोमेट्रिक व्यू समांतर चतुर्भुज होता है। देखिए एक्चुअल साइज बटा के आइसोमेट्रिक साइज का मान होता है करोड़ में 3/2। तो देखिए वास्तविक विमा जो है 6 करोड़ में 3 है, तो 6 करोड़ में 3 बटा के आइसोमेट्रिक साइज बराबर करोड़ में 3/2। तो देखिए आइसोमेट्रिक साइज का मान हो जाएगा 6 करोड़ में 2 आ जाएगा। एक्चुअल ट्रू शेप आइसोमेट्रिक क्यूब ड्राइंग शेप। देखिए 120 अंश का कोण होता है, XYZ एक्सिस। चित्र में लगाया गया प्रयास 20 न्यूटन हो तब उठाया गया भार कितना होगा। देखिए यहाँ पे जो प्रयास है 20 न्यूटन लगाया जा रहा है, मतलब तनाव जो होगा यहाँ पे 20 न्यूटन होगा। देखिए पुल्ली वाले केस में जो है कि एक ही रस्सी लिपटी हो तो उस रस्सी पर सभी जगह तनाव एक होता है, मतलब यहाँ भी तनाव P होगा, यहाँ भी तनाव P होगा, यहाँ भी तनाव P होगा, यहाँ भी तनाव होगा, यहाँ भी P, यहाँ भी P और यहाँ भी P होगा। अब देखिए यहाँ पे वेट लटकाया गया है और ये दोनों तनाव मिलकर यहाँ पे 2P तनाव बनाएंगे
और ये दोनों मिलकर यहाँ पे 2p बनाएंगे, ये दोनों मिलकर यहाँ पे तनाव 2p बनाएंगे, ये दोनों मिलकर यहाँ पे 2p बनाएंगे। तो मतलब कि जो, और देखिए वेट पर जो पूरा टोटल तनाव होगा वह W जो है ये सभी चारों तनाव को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8p, यानी कि 8 गुणे के 20, यानी जो वेट होगा 160 न्यूटन, यानी 160 न्यूटन 20 न्यूटन के प्रयास से उठ जाएगा। दिखाए गए चित्र में प्रक्षेप का कोण ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे टॉप व्यू HP और फ्रंट व्यू VP दोनों XY के ऊपर हैं, तो यह जो सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन होगा। देखिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में VP ऊपर HP नीचे, VP ऊपर HP नीचे। सेकेंड एंगल में देखिए VP HP दोनों ऊपर होता है। थर्ड में देखिए HP ऊपर VP नीचे, थर्ड में HP ऊपर VP नीचे। और देखिए फोर्थ में HP और VP दोनों नीचे होते हैं, फोर्थ में HP और VP दोनों नीचे। देखिए फर्स्ट एंगल क्वाड्रेंट, देखिए वस्तु, थर्ड एंगल क्वाड्रेंट। देखिए जो फर्स्ट एंगल में क्वाड्रेंट में जो प्लेन होता है वह नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, थर्ड वाला में ट्रांसपेरेंट पारदर्शी प्लेन होता है। देखिए फर्स्ट वाला जो ये है, ये जो प्लेन है इसको नीचे इधर लाएंगे, और देखिए थर्ड वाले में जो यह है इसको इधर लाएंगे, इसीलिए जो HP है ऊपर हो जा रहा है थर्ड वाला में, और जो फर्स्ट वाला में जो देखिए HP है जो टॉप व्यू है वह नीचे हो जा रहा है। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने वाले OS की क्षमता को क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग कहते हैं। एक से अधिक एप्लीकेशन को एक ही सिस्टम द्वारा चलाया जा रहा है मल्टीटास्किंग में। और देखिए जब एक ही सिस्टम को बहुत सारे लोग चलाते हैं तो उसे मल्टी यूजर बोला जाता है। एक ही एप्लीकेशन को बहुत सारे लोग चलाते हैं तो उसे मल्टी यूजर बोला जाता है। तापमान में किसी भी बदलाव के बिना तरल को गैस में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा बोला जाता है। देखिए बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, और देखिए भाप की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। पानी द्वारा लगाया गया उत्प्लावन बल क्या है? देखिए यहाँ पे एक वस्तु है जिसको तराजू में बांधकर इस पानी में डुबाया जा रहा है, तो देखिए कुछ पानी इसमें निकल जा रहा है। तो इसमें 3 तरह के प्रश्न पूछता है, वास्तविक भार क्या होगा, आभासी भार क्या होगा, उत्प्लावन बल क्या होगा। तो देखिए जब वस्तु को पानी में डुबाया जा रहा है तो जो जिस पे ये तराजू इस पर पाठ्यांक 1 न्यूटन का आ रहा है, मतलब कि जो आभासी भार होगा वह 1 न्यूटन होगा। और देखिए जो इससे पानी बाहर निकल रही है वस्तु द्वारा हटाने पर, उस हटाए गए द्रव का भार 3 न्यूटन है। और देखिए यही 3 न्यूटन का जो बल है उत्प्लावन बल इस पर लग रहा है। अब देखिए वास्तविक भार पूछेगा, तो वास्तविक भार जो होगा आभासी भार प्लस उत्प्लावन बल अथवा हटाए गए द्रव का भार, यानी कि 1 + 3 यानी 4 न्यूटन आ जाएगा। 1 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ चलने वाली 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर 2 सेकंड के लिए 50 न्यूटन का बल लागू किया जाता है, तो अंतिम वेग क्या होगा? देखिए सबसे पहले त्वरण निकालेंगे तो A बराबर हो जाएगा 50/10 यानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पे अंतिम वेग पूछा है, त्वरण का मान मालूम चल गया है, समय का मान मालूम चल गया है, तो V बराबर U + AT लग जाएगा, यानी V बराबर 11 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। एक संरक्षित बल क्षेत्र में बिंदु P से Q तक वस्तु को ले जाने में किया गया कार्य 5 जूल है और Q से R तक 2 जूल है। शरीर को P से R तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए बिंदु P पे उसका वस्तु का ऊर्जा EP है तथा Q पे जो ऊर्जा है वह EQ है, तो देखिए EP - EQ बराबर 5 जूल। अब देखिए Q पे ऊर्जा EQ है तथा
जो है कि आर पे ऊर्जा जो है ई आर है, तो देखिए ई क्यू माइनस ई आर बराबर 2 जूल। अब देखिए इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे कि घटा देंगे, इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो एक कट जाएगा, यानी ई पी माइनस ई आर बराबर 7 जूल। मतलब कि जो है कि पी से आर तक जाने में 7 जूल कार्य करना पड़ेगा। व्हाट आर कार्बन फुटप्रिंट? देखिए जितने भी कार्बन उत्सर्जन करने वाले CO2 उत्सर्जन करने वाले जीव होते हैं, जैसे जीव जंतु, वे सभी कार्बन को उत्सर्जित करते हैं, जिसे कार्बन फुटप्रिंट बोला जाता है। टोटल ग्रुप ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल्स ईटीसी, संगठनों, व्यक्ति आदि द्वारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का कुल समूह। यदि m बराबर 5 प्लस माइनस 0.2 और v बराबर 20 प्लस माइनस 0.4 है, तो गतिज ऊर्जा के मापन में त्रुटि क्या है? तो देखिए गतिज ऊर्जा k बराबर होता है 1/2 mv²। इसे लिखेंगे k प्रोपोर्शनल m इंटू v²। तो परसेंटेज k बराबर होता है परसेंटेज m प्लस 2 इंटू परसेंटेज v। अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज में m और v का मान नहीं दिया है, तो इसको बनाएंगे। तो देखिए m का परसेंटेज हो जाएगा 0.2/5 गुणे के 100 यानी 4%, और v का परसेंटेज बनाएंगे तो 0.4/20 गुणे के 100 यानी 2%। अब देखिए 4% प्लस 2 गुणे के 2% यानी 8% त्रुटि आ जाएगा। एक शंक्वाकार खंड शंकु की धुरी के लिए झुका हुआ एक खंड तल द्वारा एक सही गोलाकार शंकु को काटकर और सभी जनरेटर को काटकर प्राप्त किया जाता है। एलिप्स, कोनिकल सेक्शन ऑब्टेन्ड बाय कटिंग ए राइट सर्कुलर कोन बाय ए सेक्शन प्लेन इंक्लाइंड टू द एक्सिस ऑफ द कोन एंड कटिंग ऑल द जनरेटर्स। देखिए यहाँ पे अगर शंकु काटेंगे तो दीर्घवृत्त मिलेगा। अब देखिए यहाँ से काटेंगे पर बीचों बीच से तो पैराबोला मिलेगा, और देखिए इस प्रकार काटेंगे तो जो है कि अति परवलय मिलेगा। दो प्रतिरोध R1 60 प्लस माइनस 6 ओम और R2 20 प्लस माइनस 2 ओम श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, तो समतुल्य प्रतिरोध, देखिए समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 80 तथा इन दोनों को सीधा सीधा जोड़ देंगे तो 8, 80 प्लस माइनस 8। अब देखिए इसको जब परसेंटेज में बदल देंगे तो 80 प्लस माइनस 10% आ जाएगा। अब देखिए यदि समांतर में जोड़ देते तो उसका अगर एरर निकालना होता तो कैसे निकालते? तो देखिए यहाँ पे Rn बराबर होता है R1 इंटू R2 बटे कि R1 प्लस R2। देखिए इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे, इसको टोटल को C मानेंगे। तो देखिए जब R1 प्लस R2 जुड़े थे तो उस समय परसेंटेज एरर 10% आया था। अब देखिए R1 का परसेंटेज एरर सिर्फ, तो देखिए 6 है 60 में, तो 60 का 6 जो होगा 10% होगा एरर। अब देखिए R2 2 है 20 का, यानी 10% यहाँ भी एरर है। तो देखिए टोटल एरर हो जाएगा AB बटा के C का, A का परसेंटेज एरर प्लस B का परसेंटेज एरर प्लस C का परसेंटेज एरर, यानी 30% हो जाएगा। यानी कि देखिए जब इसको समांतर में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60 गुणे के 20 बटा के 60 20 80, यानी कि 2 2 चौको 8 15 ओम और 30% एरर। अब देखिए 15 का 30% निकाल देंगे तो 4.5 आ जाएगा, यानी 15 प्लस माइनस 4.5 हो। इंजीनियरिंग ड्राइंग में छिपे हुए किनारे को किस रेखा द्वारा दर्शाया जाता है? तो देखिए छोटी डैश्ड थिन लाइन द्वारा, मतलब छोटी पतली और डैश्ड लाइन द्वारा, इस लाइन द्वारा दिखाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे जो घना आपका फिगर है, इसमें जो हिडन लाइन है उसको दिखाया गया है। ये सब देखिए कंटिन्यूअस थिक लाइन, निरंतर मोटी रेखा को टाइप ए रेखा बोला जाता है। इससे बाहरी किनारों को दर्शाया जाता है। कंटिन्यूअस थिन लाइन, देखिए
इसे बी टाइप की रेखा बोला जाता है। सतत पतली रेखा, इससे आयाम को दिखाया जाता है। देखिए टाइप ई और टाइप एफ दोनों डैश्ड लाइन होती हैं। बस अंतर यह होता है कि जो टाइप ई होती है वह डैश्ड थिक रेखा होती है, मतलब मोटी और डैश की तरह होती है, तथा जो टाइप एफ रेखा होती है वह डैश्ड थिन मतलब पतली और डैश होती है। जब किसी गुब्बारे से हवा तेजी से बाहर निकलती है तो वह अचानक आसपास के वातावरण में फैल जाती है। यह तीव्र प्रसार किस प्रकार की प्रक्रिया के रूप में होता है? देखिए हमारे आसपास जो भी अचानक क्रिया होती है वह रुद्धोष्म क्रिया का उदाहरण होता है। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। और देखिए जो क्रिया धीमे धीमे होती है, वेरी स्लो होती है, उसे समतापी आइसोथर्मल प्रोसेस बोला जाता है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता कौन सा था? तो देखिए ग्रीन हाउस की को समझौता करने वाला क्योटो प्रोटोकॉल था। क्योटो जो जापान का एक शहर है, वह 11 दिसंबर 1997 में किया गया था ग्रीन हाउस गैस को घटाने के लिए। और देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो होता है ओजोन परत के संरक्षण के लिए किया गया था 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। देखिए इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग में तीनों मुख्य अक्षों के समांतर सभी रेखाएं क्षैतिज से कितने कोण पर खींची जाती हैं? 30 अंश पर। देखिए यही तीनों अक्ष हैं जिस पर कि आइसोमेट्रिक व्यू बनता है। Which of the following statement is correct for a heating system where gas is used to heat water in a steady state? The heat supplied by a gas per second is equal to the heat received by water per second if there is no loss of heat. इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक वृत्त का व्यास दर्शाने के लिए कौन सा प्रतीक उपयोग किया जाता है? फाई। देखिए जैसे यहाँ पे वृत्त है और फाई 60 लिखा गया है, इसका मतलब कि इसका डायमीटर 60 है। फाई की जगह पर आर होगा तो रेडियस 60 होगा। टाइटल ब्लॉक में नाम लिखते हैं, रोल नंबर लिखते हैं, ड्राइंग का प्रोजेक्शन लिखते हैं, पैमाना लिखते हैं और बनाने वाली कंपनी का नाम भी लिखते हैं। एक वृत्त की जीवा जो केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है की लंबाई किसके बराबर होती है? तो वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी, क्योंकि देखिए जब यहाँ पे 60 बनेगा तो देखिए वृत्त की जो त्रिज्या होती है वह समान होती है, मतलब कि यहाँ पर भी 60-60 अंश का बनेगा, मतलब कि तीनों भुजाएं बराबर होगी, यानी जो जीवा होगा वह आर के बराबर होगा। किसी वस्तु को दो द्रव ए और बी में डुबाया जाता है। वस्तु का दोनों द्रव में बाहर निकला भाग क्रमशः 20% और 25% है, तब द्रव ए और द्रव बी के घनत्व में क्या अनुपात होगा? देखिए दो वस्तु हैं, एक वस्तु है एक वस्तु है, इसका 20% बाहर यानी 80% नीचे, इसका 25% बाहर यानी 75% नीचे है। ध्यान दीजिए किसी भी वस्तु का जो अंदर द्रव में डूबा हुआ भाग होता है वही उसके घनत्व को रिप्रेजेंट करता है। किसी वस्तु का जो द्रव में डूबा भाग होता है वही द्रव के घनत्व उस वस्तु के घनत्व को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि देखिए ए का जो घनत्व होगा 80%, बी का घनत्व जो होगा 75%, यानी रेशियो जो होगा 16 संबंधी 15 हो जाएगा। माइक्रोमीटर के बाहरी कार्य सिद्धांत क्या है? व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल आउटसाइड माइक्रोमीटर? माइक्रोमीटर का सिद्धांत यह होता है कि एक राउंड घुमाने पर वह एक पिच आगे बढ़ती है, यानी नट एंड स्क्रू नियम पर यह काम करता है। देखिए माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है पिच बटा के नंबर ऑफ डिवीजन, पिच बटा के नंबर ऑफ डिवीजन। देखिए जनरली किसी माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट 0.01 होता है, और देखिए वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.02 mm होता है।
माइक्रोमीटर वर्किंग प्रिंसिपल, एनविल फिक्स्ड, स्पिंडल मूव्स, स्लीव फिक्स्ड, स्केल, थिम्बल थिम्बल रोटेटिंग स्केल, रैचेट, कांस्टेंट प्रेशर, working principle. Micrometer work on principle of nut and screw. When thimble nut is rotate, spindle screw moves linearly. List count pitch बटा के number of divisions on thimble. List count 0.01 mm. Nut and screw principle. Nut rotates. Screw moves linearly. One revolution of nut moves the screw by a distance equal to pitch. लिस्ट काउंट बराबर पी बटा के एन, पी पिच ऑफ स्क्रू, एन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन थिम्बल. शॉर्ट एक्सप्लेनेशन. माइक्रोमीटर इज बेस्ड ऑन नट एंड स्क्रू प्रिंसिपल. दिस लीनियर मूवमेंट इज यूज्ड टू मेजर द स्मॉल डायमेंशन एक्यूरेटली. लिस्ट काउंट पिच बटा के नंबर ऑफ डिवीजन ऑन थिम्बल्स. टिपिकली पिच 0.5 mm. डिवीजन एन बराबर 50. लिस्ट काउंट 0.5 बटा के 50 यानी 0.01 mm. हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट. हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट. ऊष्माधारिता बराबर m इंटू सी. इसका मात्रक Q बटा के डेल्टा टी यानी जूल पर केल्विन हो जाएगा. In full section view, the cutting plane passes through the whole object in full. Passes through the whole object in full. When a submarine is completely submerged in water at a certain depth, neutral buoyancy, then its average density should be. जब एक पनडुब्बी पानी में एक निश्चित गहराई पर पूरी तरह डूबी रहती है, तटस्थ उछाल न्यूट्रल बयंसी, तो उसकी औसत घनत्व होनी चाहिए इक्वलेंट टू वाटर, पानी के बराबर. निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति की दिशा को निर्दिष्ट करती है? वेग. विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन अलोंग द स्पीड वेलोसिटी. एक प्रथम श्रेणी उत्तोलक में प्रयास भुजा 80 सेंटीमीटर. देखिए भार भुजा 20 सेंटीमीटर. यदि भार 200 न्यूटन है तो आवश्यक प्रयास क्या होगा? तो देखिए प्रथम श्रेणी उत्तोलक में W बटा के P बराबर प्रयास भुजा बटा के भार भुजा फार्मूला, अथवा भार गुणे के भार भुजा बराबर प्रयास गुणे के प्रयास भुजा. तो यहाँ से देखिए प्रयास बराबर आ जाएगा 50 न्यूटन. 600 न्यूटन के भार को उठाने वाली एक चल घिरनी सिंगल मूवेबल पुल्ली की दक्षता 75% है. आवश्यक प्रयास क्या होगा? देखिए एक तो कॉन्सेप्ट देखिए, फिक्स्ड पुल्ली का वेलोसिटी रेशियो 1 होता है. फिक्स्ड पुल्ली का वेलोसिटी रेशियो 1 होता है. मूवेबल पुल्ली का वेलोसिटी रेशियो 2 होता है. मूवेबल पुल्ली का वेलोसिटी रेशियो 2 होता है. देखिए हम जानते हैं कि दक्षता बराबर होता है मैकेनिकल एडवांटेज बटा के वेलोसिटी रेशियो. तो यहाँ पे मूवेबल पुल्ली है तो वेलोसिटी रेशियो 2 हो जाएगा और दक्षता 75% यानी 3/4 हो जाएगा. तो मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा यहाँ पे 6/4 हो जाएगा. अब देखिए मैकेनिकल एडवांटेज बराबर हम जानते हैं कि भार बटा के प्रयास होता है. मैकेनिकल एडवांटेज बराबर भार बटा के प्रयास. मैकेनिकल एडवांटेज बराबर भार बटा के प्रयास. तो भार यहाँ पे दिया हुआ है 600 न्यूटन, तो प्रयास आ जाएगा 400 न्यूटन. वाहनों के धुएं व्हीकल एग्जॉस्ट से सीधे उत्पन्न होने वाला प्राथमिक वायु प्रदूषक एयर पोल्यूटेंट कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO. देखिए वाहन में डलता है पेट्रोल और डीजल, और पेट्रोल और डीजल जो होता है हाइड्रोकार्बन होता है, और हाइड्रोकार्बन को जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड वाला पॉल्यूशन उत्पन्न होता है. कोई पिंड वेग के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है.
यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन क्रमशः क्या होगा? तो दूरी तो 2h होगी और विस्थापन 0 होगा।